आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को पूरी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी जो कि कुलाम्स लॉ और सुपरपोजिशन लॉ पर बेस्ड थी, उनको आज हम पूरी करेंगे। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की कुछ सेफ फॉर्मेट में प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे, फिर अपन थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम लेंगे। स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक स्क्वायर है स्टूडेंट, एक स्क्वायर है जिसकी एवरी साइड ए है, प्रत्येक साइड एंड इसके जो कॉर्नर है उस पर क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे अपन कितना चार्ज रखें, क्या करें, सेंटर पे कितना चार्ज रखें कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए स्टूडेंट। किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब ये है कि उस चार्ज पर इन सभी चार्जेस के कारण नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो मैं सेंटर लेता हूँ इसका, सेंटर पे मैंने मान लीजिए क्यू चार्ज रख दिया, है ना, कैपिटल क्यू, और इसको मैं लाइन ज्वाइनिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट। यदि फोर्स निकालना तो मुझे डिस्टेंस तो चाहिए ही ना स्टूडेंट। ये पूरी डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, a/√2 होती है पूरी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की, यानी डायगोनल की आधी कितनी हो गई, फिर a/√2 होती है। कैसे? देखो a/√2, इसमें 2 का डिवाइड दोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 बार √2, एक बार कैंसिल हो गया तो a/√2 बच गया। तो ये भी कितनी हो गई, a/√2, ये भी a/√2, इतनी। अब देखो स्टूडेंट, किसी भी एक चार्ज को आप ले लीजिए और उस पर नेट फोर्स फाइंड करिए सभी चार्जेस के कारण, ए बी सी डी। मैं इस बी चार्ज को ले रहा हूँ स्टूडेंट, या फिर डी को ले लोगे, उधर जगह नहीं है अपने पास। तो डी चार्ज को लेंगे अपन, इस सी के कारण कितना फोर्स इस साइड में लगेगा, मैंने मान लिया इसको F1, और कितना लगेगा KQ²/A²। इसी प्रकार ए के कारण कितना लगेगा, F2 मान लेता हूँ इसको, KQ²/A²। F1 और F2 दोनों सेम ही है वैसे, देखो फोर्स, देखो सेम ही है। अब मुझे बताइए इनका रिजल्टेंट किस साइड में जाएगा, इसको थोड़ा साइड में लिखो, यहाँ पर F1 यहाँ लिखो KQ²/A², रिजल्टेंट इस साइड में जाएगा ना, और रिजल्टेंट कितना होगा, √2F। कितना होगा, √2F। कैसे? देखो F² 2F × F cos 90, cos 90 0 होता है, क्या बचा केवल √2F² का जोड़ोगे तो, और बाहर निकालोगे तो √2F, ये बचेगा। तो डायरेक्ट आपको माइंड में होना चाहिए कि इनका रिजल्टेंट कितना होता है, √2F। अब देखिए स्टूडेंट, √2F आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस बी के कारण भी फोर्स निकालो, ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो इसका भी इधर ही जाएगा। कितना होगा बताओ, KQ, इसका फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ F3 मान लेते हैं इसको, KQ² और a/√2 का स्क्वायर आएगा ना। और स्टूडेंट अब हमें इस चार्ज के कारण भी फोर्स निकालना पड़ेगा इस पर। मान लेते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज, एक बार मान लिया क्या है, पॉजिटिव, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी इस साइड में होगी, और कितना फोर्स आएगा इसका बताओ, KQ अपॉन a/√2, कितना, a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सभी चार्जेस को जोड़ लीजिए स्टूडेंट। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सभी चार्ज फोर्सेस का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। F1 + F2 + F3, और इसको F4 मान लीजिए ना, इसको क्या मान लो, F4 बराबर 0 होना चाहिए। अब देखो इसका तो रिजल्टेंट आ गया ना F1 और F2 का, तो डायरेक्ट F रख दो इसकी, तो √2F रख सकते हो ना डायरेक्ट, रिजल्टेंट आ गया। तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं रहा, रिजल्टेंट को लो सीधा ही। तो √2F कितना है, यानी √2 KQ²/A/√2 का स्क्वायर, खोल दो इसको, 2a² आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया, 2a²। F3 देखो, F3 यही है ना, इसको लिखो आप F4, कितना लिखोगे, ये वाला निकाल लिया था कि अपन ने, यहाँ पर 2 फोर्सेज आए होंगे,
अच्छा अच्छा, हाँ F3 F4 सही है। F3 कितना है बताओ, ये गलत रख दिया ना यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, ये F3 का वैल्यू है वो, तो के क्यू स्क्वायर रूट टू, टू ए स्क्वायर है ना। और F4 बताओ, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, टू ऊपर चला जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, बराबर 0 है ना। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है सबसे, है ना। रूट टू क्यू बच गया है यहाँ, तो क्या बचेगा, रूट टू क्यू प्लस यहाँ बताओ देखिए क्यू बाई टू, यहाँ पर कितना बचेगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया तो 2q बच जाएगा ना, बराबर 0। इसको आप सोल्व करोगे, इसको 0 की तरफ भेज दो तो बच गया रूट 2q प्लस क्यू बाई टू प्लस 2q बराबर 0। यहाँ से बताओ क्या आएगा, 2q, एक बार फैन बंद कर दो अन्यथा आवाज़ सही नहीं आएगी। तो 2q बराबर, यहाँ से देखो ये इधर जाएगा सारा, तो क्यू बाई टू, क्यू भी कॉमन ले लेना, तो 1/2 प्लस रूट 2 और q। स्टूडेंट यहाँ से फाइनली क्यू की जब वैल्यू निकालोगे आप, इस 2 को भी नीचे भेज देना, तो ये हो जाएगा -2 रूट 2 प्लस 1/4 और q। ये हमारे पास इस चार्ज की वैल्यू आ गई, जो आपको सेंटर पे क्या करना है, कैप्ट करना है। एक बार देखता हूँ स्टूडेंट वीडियो बन रहा है कि नहीं, वीडियो बन रहा है स्टूडेंट। अब देखिए आपके पास कितना आ गया, रूट टू प्लस 1/4 क्यू। ये हमारे सेंटर पे रखेंगे इस चार्ज को, तो पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट आपको ये चार्ज यहाँ पर रखना होगा। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट, ये संतुलन कैसा होगा, ये जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होने वाला वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, इस पर इसका बैलेंस, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो बताइए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होता है, जब माइनस का चार्ज आ रहा है तो इस कंडीशन में ये संतुलन कैसा होता है, अस्थायी, अस्थायी है ना, अस्थायी संतुलन है ये। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पर पॉजिटिव मान आता, तो ये कैसा होता फिर, स्थायी संतुलन होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, ये हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अब की बात लेते हैं अपन इक्यू ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की प्रॉब्लम लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉब्लम है, इस पे प्लस क्यू चार्ज कैप्ट है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू, और इसके सेंटर पे कौन सा चार्ज, क्या कितने मान का चार्ज रखे ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए अपना। तो इसको लाइन जॉइनिंग करना पड़ेगा, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं ए, एक और है इसकी, यानी कि साइड की जो लेंथ है वो ए है ना। इसकी कोर की लेंथ कितनी है, यानी कि साइड की लेंथ ए है। यहाँ पर आप क्यू कैप्ट कर रहे हैं, एक बार ऐसे मान लीजिए क्यू चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या इससे जब प्रॉब्लम करवाई थी मैंने ऐसी, तो इस ये डिस्टेंस मैंने आपको बता दी थी, a/√3 होती है समबाहु त्रिभुज में, है ना। ये सारी a/√3 a/√3 होती है इसकी, है ना। अब देखो कैसे करोगे, वही काम करना है, किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए और उनको फोर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ए बी और सी। ए के कारण फोर्स बताओ, सी पे इस साइड में जाएगा, इसको आप F1 मानो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी के कारण इस साइड में फोर्स जाएगा, F2 मानो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रिजल्टेंट किस साइड में, इस साइड में, और √3F होगा रिजल्टेंट। कैसे, क्योंकि आप बताइए ये एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 का होगा, क्या 60 डिग्री हो गया। तो देखो कैसे, F² 2F cos 60, cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, F², ये तो F² 3F² हो गया, कितना हो गया 3F²। तो √3F² हो, आप काटोगे तो यानी स्क्वायर से कट गया तो F बच गया, तो √3F। तो आप डायरेक्ट माइंड में, जब 60 एंगल होता है तो आपका रिजल्टेंट कितना आता है, √3F, है ना। 90 का हो तो √2F, ऐसे माइंड में फीड रखो, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम अपने पास नहीं होता है। तो यहाँ पर बताओ रिजल्टेंट आ गया, तो √3F का वैल्यू बता दो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आगे देखो इसके कारण भी फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव मान लिया आपने, इस साइड में जाएगा ये भी, तो प्लस के क्यू अपॉन a/√3 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0,
क्योंकि जीरो आएगा रिजल्टेंट नेट फोर्स, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है अभी अपन ने। तो √3 KQ² A², यहाँ से देखना KQQ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ऊपर चला जाएगा 3 और A² = 0। यहाँ से देखो KQ A² तो कॉमन आ गया, तो √3Q बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा बताओ? अपने पास बचेगा KQ तो बाहर हो गया, 3Q बचेगा। कितना बचेगा? बराबर 0। ये 0 की तरफ भेज दो इसको, है ना, इसको इस क्वांटिटी को आप 0 की तरफ भेज सकते हो। ये बचेगी अपने पास √3Q + 3Q। कितना आएगा यहाँ से बताओ? 3Q बराबर -√3Q, Q बराबर आ गया -√3/3Q। ये हमारे पास इस चार्ज की वैल्यू। इसको और सोल्व करना चाहो तो Q बराबर -√3, इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो, एक बार कैंसिल हो गया। तो Q की वैल्यू आ गई Q/√3। हमारे पास ये चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे तब हमारा सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो Q/√3 हमारे को इस सेंटर पे रखना होगा। Q की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक बार दो वीडियो बन रहा है कि नहीं देख लूँ मैं एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम। थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम, या कह सकते हैं सस्पेंडेड इक्विलिब्रियम इन सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक बार स्टूडेंट रुको, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं। इक्विलिब्रियम इन सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, कैसी एक प्रॉब्लम ऐसी है, दो चार्ज अपने पास, उनको किसी एक रिजिड सपोर्टर या किसी भी पॉइंट से हैंग कर दिया जाता है, तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी ऐसी। स्टूडेंट देखो कैसे, मान लीजिए कोई रिजिड हैंग किया गया है यहाँ पर, कोई मान लीजिए ऐसे कील लगाई हुई है ना, और इससे आपको 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, इन 2 पॉइंटों का एक सिस्टम है, 2 चार्ज होगा। यहाँ पर +Q चार्ज, इस पर भी +Q चार्ज है। अब ये +Q चार्ज है तो स्टूडेंट इनमें रिपल्सन होगा, इस रिपल्सन के कारण ये कुछ दूरी पर रहेंगे ना। अब स्टूडेंट इसके भी 2 टाइप होंगे। टाइप फर्स्ट आप डाल लो, टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि मान लीजिए ये दूरी है 10 मीटर, ठीक है, और ये वाली है 12 मीटर पूरी, है ना, 12 मीटर हो गई। इसमें आपको सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम को करो स्टूडेंट, इसको मान लीजिए इसका वेट है 1 किलो और इसका भी 1 किलो। 1 किलो में इसलिए ले रहा हूँ 1 किलोग्राम, ताकि जब हम प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो हमारे को इतना टाइम नहीं लगे कैलकुलेशन में। वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ग्राम में भी आ सकता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो स्टूडेंट तो MKS पद्धति में लिया करो सबको, है ना, या मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, मीटर किलोग्राम, सेम में तो मीटर में चेंज करो, और किलोग्राम ग्राम में तो किलो में, और कुछ सेकंड तो सेकंड में आएगा ना टाइम, घंटे में तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना ना, आप कर लोगे। तो ये आप जब इसे परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, और ये हाफ हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। ये भी 6 मीटर है इधर। इसी एक पॉइंट चार्ज पे अपन समझते हैं स्टूडेंट। इस पॉइंट चार्ज पे सर समझ लेते हैं ना। इस पॉइंट चार्ज पे देखते हैं अपन क्या हो रहा है। इस पर एक mg फोर्स लग रहा है कि नीचे की तरफ mg लग रहा है। इस mg को संतुलित करने के लिए ऊपर भी कोई फोर्स चाहिए, वो लगेगा। अब देखो इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है। कौन सा? टेंशन, तनाव का फोर्स लगेगा। सॉरी, डायरेक्शन ऐसे होगी ना, टेंशन की, तनाव फोर्स। इस रस्सी का तनाव बल भी लगेगा। इसको संतुलित बैलेंस करने के लिए इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे अपन। ये एंगल थीटा है मान लिया मैंने, ये थीटा है, तो ये टी कोस थीटा बनेगा। कितना बनेगा? टी कोस थीटा। ये आप वेक्टर से जानते होंगे, टी कोस थीटा होगा। इस साइड में इस चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा इस साइड में, एफ। इस एफ को संतुलित करने के लिए क्या लगेगा बताओ? टी साइन थीटा। इस साइड में कौन सा लगेगा? टी साइन थीटा।
अब देखिए स्टूडेंट, इनको इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, तो क्या होगा बताओ, टी कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी क्यों लगेगा, ग्रेविटेशन के कारण एम जी तो लगेगा, ये इनके ग्रेविटेशन फोर्स तो होगा इनका, ये किसी कील पे हैंग किए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, तो ग्रेविटेशन तो आराम से इसमें लगेगा, आराम हमें पता है बिल्कुल, ये तो है ना। तो एम जी, टी कोस थीटा बराबर एम जी हो गया, और टी साइन थीटा बराबर एफ हो गया, टी से टी कैंसिल, साइन बटा कोस टेन थीटा एफ अपॉन एम जी, डिवाइड कर देना ना इनका, इसका इसमें डिवाइड नीचे ले आना ना, तो ये आ गया अपने पास। एफ क्या है बताओ, के Q1 Q2 कोलम्बियन फोर्स एम जी आर स्क्वायर, ये हमारा थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ये अपने को वहाँ नहीं करना, डायरेक्ट माइंड में रखना है, MTR है नी, इम्पोर्टेंट है ना ये, इसको आप याद रखना। इसका डायरेक्ट भी देखो कैसे निकालते हैं इसी फॉर्मूले को, वो देख लो आप, ट्रिक देखो इसकी क्या है, ये कंपोनेंट वगैरह के चक्कर में आप मत रहना। हाँ ये तो पता है कि एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एफ भी इधर लगेगा, है ना, टी साइन थीटा मिटा दो, कंपोनेंट वगैरह हटा दो। क्या है, आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, इधर कर लिया सबने। अब पैरेललोग्राम जब ड्रॉ करोगे, इस पर एक डायगोनल खींच लो ऐसे ना, डायगोनल खींच लिया आपने। जब ये एफ फोर्स है तो ये भी क्या होगा, एफ, ये एम जी है, यहाँ पर थीटा है, वो एंगल थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो क्या लगाओगे, टेन थीटा डायरेक्ट लगा दो, एफ अपॉन क्या आएगा, लंब बटे आधार, एफ बटा एम जी, और टेन थीटा कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन एम जी आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला आ सकता है, ये वेक्टर का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यदि नहीं भी समझ में आ रहा तो आप उस फॉर्मूले से निकाल लेना ना, ये जिनको वेक्टर आता है उनके लिए है ये चीज़। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट अपन करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये थीटा है, सबसे पहले आप टेन थीटा निकालो यहाँ पर। टेन थीटा कैसे निकालोगे, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और आधार ये, तो आधार नहीं है अपने पास, तो 10 का स्क्वायर निकरण आधार और लंब का स्क्वायर। यहाँ से लंब कितना आ गया, 10 का 100, 6 36 इधर आएगा, 64 का कितना होता है 8, तो 8 मीटर क्या आ गया बताओ, आपका लंब आ गया, 8 मीटर आ गया स्टूडेंट। ऊपर लेते हैं ना इसको थोड़ा, तो अब देखो टेन थीटा कितना आएगा, थीटा सामने लंब बटे आधार 6/8, 6/8 आ रहा है ना, 6/8 आ गया। और अब डायरेक्ट रखो मान, 6/8 इक्वल्स टू के का मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q ही है और Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर बन गया। एम जी, एम कितना है, एक जी का मान 10 ले लो कैलकुलेशन के लिए, वैसे 9.8 होता है ना, लगभग 10 भी ले लेते हैं कई बार, है ना। आर का वैल्यू बताओ, पूरा 12 आ जाएगा। सेपरेशन देखो, ये आर ये होती है, ये नहीं, पूरी सेपरेशन दोनों चार्ज होगी, बीच का डिस्टेंस। स्टूडेंट यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकालना, क्यू का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपके पास लगभग कितना आएगा, ये आएगा, मैं आपको बता दूं, √12 × 10 की पावर -8 ऐसे कुछ आएगा स्टूडेंट। आप सोल्व कर लेना ना इसको, ये क्यू का वैल्यू आएगा। √12 को भी आप सोल्व कर लेना, कैसे करोगे, 4 × 3 × 10 की पावर -8, 4 को क्या 2 √3 × 10 की पावर -8, वो तो ऑप्शन के आधार पे आप और आगे सोल्व कर देना ना। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइप है ना। सेकंड टाइप देखो इसी का, सेकंड टाइप में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये भी डिस्टेंस मिटा दो, यही 1 किलोग्राम का मास का चार्ज है, ये भी 1 किलोग्राम मास का चार्ज है ना, ये भी मिटा दो। ये मान लीजिए 120 सेंटीमीटर है और ये पूरी डिस्टेंस है, सेपरेशन में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, आधी कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब देखिए स्टूडेंट, ये 120 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसकी तुलना में ये बहुत कम है कि नहीं, कम है। तो स्टूडेंट आप देखोगे बहुत पास रहेंगे, तो थीटा भी क्या रहेगा, बहुत कम। जब थीटा का मान बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट, थीटा का मान कम हो गया तो ये दूरी बहुत कम है इसकी तुलना में, ये बहुत बड़ी रस्सियाँ हैं और ये बहुत पास है, तो थीटा क्या रहेगा, कम। तो जब लिखोगे टाइप 2 यही है, व्हेन
थीटा इज वेरी लेस देन टेन थीटा है ना आपका, टेन थीटा वो लगभग हो जाता है साइन थीटा के बराबर, है ना। साइन थीटा निकाल लो आप उस समय, वो टेन थीटा के बराबर आ जाएगा ना। तो देखो कैसे करोगे, टेन थीटा यानी साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो फटाफट से, कितना आएगा यहाँ से, लंब बटे आधार, लंब बटे करण, तो 2.5 अपॉन 120। आप सोच रहे हो मैंने आप सेमी को मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी सेमी और नीचे भी सेमी, कैंसिल हो जाएगा सेमी सेमी, इसलिए चेंज करके वो टाइम खराब मत करना बिना फालतू का, वैसे ही चेंज है वो तो कट गया ना। तो ये आप सोल्व कर लोगे स्टूडेंट, 2.5 इसको करोगे तो आपके पास आएगा 0.0208। ये मेरा सोल्व किया इसलिए मेरे माइंड में याद है थोड़ा, तो आप सोल्व करके लिखना आराम से ना। अब टेन थीटा लगभग ये किसके बराबर है, टेन थीटा के ही, तो उसी फॉर्मूले में रख लो। क्या था हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला, KQ1 Q2 अपॉन mg/²। टेन थीटा कितना 0.0208, ऐसे लगभग का चिन्ह भी लगा सकते हो ना, कि 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q² बन जाएगा, m 1 g 9.8, r का वैल्यू है 5 को आपको बदलना पड़ेगा वह ना, अब कोई नीचे इकाई नहीं है ना, 5 कितना हुआ 1/20 का स्क्वायर करना ना, 1/20 का क्या करोगे स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट तो आएगी लगभग 2.3 10⁻⁻7 कूलाम। तो स्टूडेंट ये थी हमारी सेकंड थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम। तो हमने फर्स्ट थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम में सीखा कि जब थीटा बहुत ज़्यादा हो उस समय तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन जब सेकंड प्रॉब्लम हमने देखी तो उसमें देखा कि थीटा बहुत कम हो गया, और थीटा कम होने के कारण साइन टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है और वही हमारा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो ये प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस है स्टूडेंट, ऐसी प्रॉब्लम नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें और धैर्य से क्वेश्चन को सोल्व करें। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम। स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। तो इसको मैं डेफिनेशन के रूप में लिख देता हूँ, ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल in which the other charge would be experienced repulsion or attraction force। स्टूडेंट वो चार्ज प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल अनुभव कर सकता है, वो उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि वो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो टेस्ट चार्ज को भगाएगा अपने पास से, यदि नेगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, यानी अट्रैक्शन कर लेगा उससे। स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की घटना। स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं डिस्कवरी बताऊं। इट इज डिस्कवर्ड बाई फेराडे ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसके बारे में अवधारणा प्रस्तुत की थी विद्युत क्षेत्र की, है ना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट, है ना। अब अपन बात करते हैं, डस्टर कहाँ गया अपना, अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो हमारी साधारण विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा हो गई।
अब इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंट इसका अच्छे से समझेंगे इसको, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसे देखते हैं। इसको आप नोट्स के रूप में अच्छे से उतार लेना स्टूडेंट, परिभाषा आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट हमारा इसी का ये सब टॉपिक है इसका, ऐसे मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र का ही गणितीय रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो। इसकी परिभाषा यह है कि आप किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर 1 कूलाम टेस्ट चार्ज रख दीजिए और उस पर कूलाम्बियन फोर्स फाइंड कर लीजिए, वही आपकी क्या होगी विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मान होगा उसका ना, समझ गए आप। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहाँ पर उसको डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एट ए पॉइंट the force experienced by a positive point charge, और जिसे अपन कह सकते हैं स्टूडेंट टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या हुई स्टूडेंट, परिभाषा हुई। अब बात करें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को समझे कैसे अपन, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है, और मुझे इस बिंदु P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कंसेप्ट ये है कि आपको जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ये वाला चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा, इस प्रकार से करेगा कि नहीं बताओ। अब आपको इस एक चार्ज को लेके आ रहे हो क्यू नोट को, ये है ये, क्योंकि इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके प्रभाव को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसके प्रभाव को टेस्ट करेगा, इसलिए इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज है, हमें चाहिए यानी कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस बिंदु P पर। तो क्या करेंगे, कूलाम्बियन फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। F बराबर क्या होता है, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। और इस क्यू नोट को अपन मानते हैं कितना, 1 कूलाम। कितना मानते हैं, 1 कूलाम। तो F बराबर KQ R² आया कि नहीं। 1 कूलाम पर लगने वाला फोर्स ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो E बराबर क्या हो गया, KQ अपॉन R² हुआ कि नहीं बताओ। इसी को E के बराबर लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो KQ अपॉन R² दिख रहा है कि इसमें, इसकी जगह क्या रख दो ले जाके E। तो F बराबर क्या हो गया, Q नॉट E। स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर F अपॉन Q नॉट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो ये Q नॉट है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के अंदर। ठीक है, टेस्ट चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो लिखोगे, इसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, इट इज नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका नगण्य इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इसका। Q टेंस टू 0 भी मिलेगा आपको कई बुकों के अंदर, Q नॉट टेंस टू 0 ये भी आपको मिलेगा। तो Q नॉट का कोई प्रभाव नहीं होता, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पर लिखो, इसके बारे में लिख रहा हूँ। इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया आपको, कितना होता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। मात्रक क्या आएगा इसका? मात्रक बताओ। एफ का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। स्टूडेंट, इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब देखिए इसकी बीमा डायमेंशन निकालें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। डायमेंशन क्या हो जाएगी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की? बल्कि क्या होती है? MLT-2। चार्ज की AT कितनी आएगी बताओ? यहाँ से MLT-3A-1। और डायमेंशन को लिखने का तरीका ये है, एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ये डायमेंशन हो गई इसकी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, वो देखिए। एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ देखिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं ना, ताकि सभी को समझ में आ जाए। विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव ना स्टूडेंट, वो अनंत दूरी तक हो सकता है। प्रभाव अनंत दूरी तक हो सकता है ना। विद्युत क्षेत्र का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक कैसे? देखो प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण देखिए आप, ये अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। मैं इसके पास ला रहा हूँ एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज, जो इसके फील्ड को टेस्ट करेगा। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ लाया, तो इसको क्या, क्यू नोट को मैंने यहाँ लाया तो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। ऐसे में यहाँ लाया, यहाँ भी रिपेल, ऐसे चारों तरफ एक सर्कल बना देगा ना। कहने का मतलब इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ऐसे। तो इसका प्रभाव अनंत दूरी तक हो सकता है, लेकिन उसका धीरे धीरे वहाँ प्रभाव तो अनंत दूरी तक होगा, लेकिन उसका मान वहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पर बहुत कम हो जाएगा। जैसे दूरी बढ़ेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, वैसे मान कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली का आउटवर्ड साइड में होता है ना, बाहर की तरफ होता है। क्योंकि इसको क्या करेगा? क्यू जो टेस्ट चार्ज उसको रिपल करेगा ये। ऐसे माइनस क्यू चार्ज के कारण देखिए स्टूडेंट, क्यू नोट को क्या करेगा? अपनी तरफ बुलाएगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण क्यू नोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है, ये माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। अब स्टूडेंट और देखिए, ये कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? ई इलेक्ट्रिक। इसमें मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर प्लेस किया है। एफ बराबर होगा क्यू ई। क्या होता है? क्यू ई। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई? एफ बराबर क्यू ई। यानी जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है रखेंगे अपन, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी साइड में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ई की डायरेक्शन में होगी। अब यदि मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा कि नहीं बताओ? और आपको पता है जब वेक्टर के माइनस साइन लगता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। यानी फोर्स की डायरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो माइनस क्यू चार्ज को इधर रख लेता हूँ ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी एफ बराबर माइनस क्यू ई, है ना। ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट एक चीज़ और, टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी, यानी टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा, जिस साइड में जाएगा, जो रिपेल हो रहा है तो रिपल होगा या अट्रैक्शन होगा,
जिस साइड में टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन होगी उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बात आपका ध्यान रखिए स्टूडेंट। तो मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन सेम एज टेस्ट चार्ज डायरेक्शन, यानी टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर देख लिया है। ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें और भी आपके पास जो भी बुक है उसको अच्छे से आप रिपीट करें जो मैंने आज पढ़ाया आपको, है ना। फिर भी कोई आपको कंफ्यूज लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा, है ना स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।